नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारे साथ विनोद कुमार सचान साहब हैं यहाँ पे और आज हम इनसे प्राकृतिक खेती और इन जनरल खेती के विषय में कई सारी बातें करेंगे। सर, अभी जो हमारी वर्तमान कृषि है या जो वर्तमान हमारी खेती है उसमें प्रमुख कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला ये है कि आज जो हमारे देश में लगभग 90% जो लघु सीमांत किसान हैं वो कर्ज़ में हैं, वो कर्ज़ में डूबे हुए हैं। दूसरा ये है कि जो अभी हमने रासायनिक पद्धति जो खेती की अपनाई है, उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसमें धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो आस-पास की जैव विविधता है, वो भी समय के साथ-साथ नष्ट होती जा रही है। और जो भी उत्पाद होता है खाद्यान्न के रूप में या सब्ज़ी के रूप में या फलों के रूप में, जो उपभोक्ता है, उसको खा कर के वो बीमार है। भूगर्भ जल स्तर कम होता जा रहा है, मानव स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इस प्रकार की जो खेती है, वो कितने लंबे समय तक चल पाएगी? अगर हमें सस्टेनेबल बनाना है अपनी खेती को, क्योंकि खेती हमेशा से निरंतर रही है और जो जीवन का आधार है, वो है खेती। तो हम ऐसा क्या करें सर कि ये खेती हमारी निरंतर चलती रहे? सर, इस पे कुछ बताएँ आप। देखिए किसान भाइयों, मैं आपके सामने अक्सर ऐसी बातें इस विषय पर अक्सर बोलता रहता हूँ और नो डाउट कि आज का जो जीवन है मनुष्य का, आज की जो खेती का तौर तरीका है वो बहुत ही मैं उस तरीके को ही मानता हूँ कि वो तरीका ही पॉल्यूटेड है। जो खेती जिस अनुसार मैं कर रहा हूँ या कराई जा रही है, बेसिकली किसान पहले ऐसे खेती नहीं करता था। किसान को तो ये खेती करने के लिए कराने के लिए मजबूर किया गया है। मैं अक्सर कहता हूँ खेती में मित्र अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जो खेती है, खेती से बड़ा मैं कहता हूँ खेती ही एक धर्म है, खेती ही पूजा है, खेती ही साधना है, खेती ही आराधना है। खेती से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, खेती से बड़ा कोई कर्म नहीं है। इस संसार में जो सबसे पवित्र कर्म है वो खेती ही है। और खेती का जो विषय है कि खेती प्रकृति की व्यवस्था में की जाती है। जैसे किसान कहता है मैं खेती करता हूँ, वैज्ञानिक कहते हैं मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है। रियलिटी क्या, खेती तो प्रकृति करती है। हमको तो केवल प्रकृति को समझ करके उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट अपना डालना है। थोड़ा सा मैनेजमेंट में कोई पैसा नहीं लगता, दिमाग का मैनेजमेंट। तो ये जो पढ़ी लिखी आबादी है, जो आज का देश का सिनेरियो है खेती का, कि नो डाउट किसान दुखी है क्योंकि वो कर्जदार हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी नष्ट होने की कगार पर है। मतलब उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए, कितना बचा, और नकदी फसलों का लालच ऐसा आया कि मैं ज़मीन के नीचे का पानी ही लूट लेने की स्थिति में हूँ कि लूट डालना चाहता हूँ। बायोडाइवर्सिटी यानी पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग करके और हमने पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी नष्ट कर दी। तो ये जो केमिकल फार्मिंग थी, मतलब मुझे गेहूँ बोना है, फर्टिलाइज़र डालना है, मुझे फला सब्जी बोना है, उसमें बीमारी लगेगी, फंजीसाइड डालना है, खरपतवार लगेंगे, बीडीसाइड डालना है, कुछ इंसेक्ट लगेंगे तो इंसेक्टिसाइड डालना है। खेती ऐसे समझो कि 1960 के दशक में मेरे देश का खाद्यान्न उत्पादन 60 मिलियन टन था, आबादी 34 करोड़ थी। आज खाद्यान्न उत्पादन 3.5 मतलब 350 मिलियन टन, 350 मिलियन टन हो गया। तो एक जैसे कहते हैं ना कि किसान को ये बताया जाता है कि अगर आप अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहते हो तो उत्पादन बढ़ाओ। तो किसान भी सोचता है कि हाँ ठीक है, ये बात तो सही है कि अगर उत्पादन बढ़ जाएगा तो आमदनी बढ़ जाएगी। यहाँ एक साइलेंट चीज़ रखी गई जो किसान को नहीं बताई गई। किसान से कहा गया भाई उत्पादन बढ़ाओगे तभी तो आमदनी बढ़ेगी। तो उसने कहा ठीक है साहब, उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे? तो बोले देखो मिट्टी की जांच कराओ, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करो, अगर कोई खेत में फसल में बीमारी लगती तो उसके लिए फफूंदनाशक डालो, अगर कोई इंसेक्ट है तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड डालो, और खरपतवार भी बहुत सारी उपज को प्रभावित करते तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए वीडीसाइड डालो। किसान
सोचता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो बता रहे हैं अच्छा ही बता रहे हैं, क्योंकि उसको विश्वास है हम पर। तो हमने जो बताया किसान ने किया। तो हुआ क्या, 2 घटनाएं घट गईं कि पहले किसान 20 कुंटल पैदा करता था तो उसका खर्चा नहीं था, और अब वो 60 कुंटल पैदा करता है तो खर्चा वो ज़्यादा कर देता है। जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो उसकी आमदनी घट जाती। क्या है कि जो इनपुट है और आउटपुट है, इनके बीच में जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना ही किसान को फायदा है। अभी क्या है कि गैप बहुत कम हो गया। इनपुट लग गया 50,000 का और आउटपुट निकला 65,000 का, तो उसको 15,000 बचे। पहले क्या था, इनपुट था 5,000 का और आउटपुट था 30,000 का, तो उसको 25,000 बच जाते थे। तो एक तो चीज़ ये हुई कि किसान ने उपज बढ़ाई लेकिन उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, देश की आमदनी बढ़ गई। जो खेती के व्यवसाय में लगे थे, किसान मुख्य रूप से खेती किसान करता है, लेकिन किसान का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, बीज बेचने वाला, दवा बेचने वाला, फर्टिलाइजर बेचने वाला, मशीनरी बेचने वाला, वो तो धनाढ्य हो गया। किसान गरीब हो गया। किसान को समझे नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। एक चीज़ ऐसा नहीं कि इस रासायनिक खेती में केवल किसान ठगा गया। रासायनिक खेती में हमारा जो प्रकृति का जो परिवेश है वो भी ठगा गया। जैसे आपने बोला कि सॉइल की फर्टिलिटी भी वीक हो रही है, तो नो डाउट सॉइल की फर्टिलिटी भी वीक हो रही है। भूगर्भ जल स्तर भी तेजी के साथ नीचे खिसकता जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो चिड़िया है, तितली है, मधुमक्खी है, केचुआ है, मोडक है, ये सब खत्म हो गए। किसान को पैसा नहीं मिला, मतलब किसान की आय कम हो गई, वो कर्जदार बन गया, उपभोक्ता बीमार हो गया और प्रकृति लुट गई। अब प्रश्न है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो मैं बता दूं कि ये सिलसिला बहुत दिन तक नहीं चलेगा। पीड़ित सभी हैं, लेकिन मैंने बोला कि किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और जो किसान को सपोर्ट करने वाली एजेंसियां हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, उसमें हमारे नीति निर्माता भी हैं, उसमें कृषि वैज्ञानिक भी हैं, उसमें पूरी मशीनरी है और एग्रीप्रेन्योर्स भी हैं। उनके पास तो पैसे हैं, किसान के पास ना पैसा है, वो कर्जदार है, और ना उसके पास स्वास्थ्य का कोई गारंटी है। तो इसीलिए मेरा जो मानना है कि देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की ओर आना पड़ेगा। अब आपका क्या प्रश्न है? जैसे आपने प्राकृतिक खेती के बारे में बात की, अभी हमारी सरकार भी और हमारी नीतियां भी किसानों को कई माध्यम से मोटिवेट करती हैं कि आप प्राकृतिक खेती करें। उसके कई सारे बेनिफिट बताने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे ऐसे किसान हैं और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक खेती हो जा रही है। बट सर, प्राकृतिक खेती करते करते या फिर जो किसानों ने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया है, उनके मन में ये एक धारणा बैठ गई है कि जो प्राकृतिक खेती का उपज है उससे जो हमें मूल्य जो प्राप्त होगा वो अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। तो सर थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें आप। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। दरअसल हो क्या रहा है कि इस व्यवसायीकरण की दुनिया में जो मेरा जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ, लालच, वो सत्य नहीं बोलने देता। जैसे अभी आपने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लोग देश में कम से कम 20% किसान ऐसे होंगे रिमोट एरिया में जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं। उनके पास संसाधन नहीं है, वो गरीब हैं, पानी के साधन नहीं है, तो अपना खरीफ में जो फसल हो सकती वो ले लेते हैं, रबी में जो फसल हो सकती वो ले लेते हैं। एक्चुअली वो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, लेकिन उनकी नेचुरल फार्मिंग में वो मार्केटिंग में आएंगे तो मार्केटिंग में ऐसे कैसे कोई इंट्रोड्यूस करा देगा, तो उसको कह दिया गया कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट करते। तो बाय डिफ़ॉल्ट को सिस्टम में लाने के लिए क्या कि पंजीकरण कराइए। जैसे एक किसान है, मान लो कोई जिसने सुना है कि प्राकृतिक खेती की उपज का भाव अधिक मिलता है और वो बेचारा तन मन धन से लग गया,
उसने अपना चना बोया, मटर बोया, सब्जी उगाई, उसने कोई दवा नहीं डाली, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ। अब वो बाजार में जाता, अधिकारियों से मिलता है, बुद्धिजीवियों से मिलता है कि साहब मेरे पास ये एक है, मैंने नेचुरल उगाया है, तो उसको लोग दुत्कार देते। क्या गारंटी है, तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है, इसको कौन प्रूव करेगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर वो निराश होकर के वापस लौट जाता है। अब इसमें एक बहादुर होता है थोड़ा सा, एक तो ऐसा था जो निराश होकर चला गया, वो फिर केमिकल फार्मिंग करेगा, दूसरा था एक बहादुर था। अब उसको ये समझाने में हम सफल हो गए, एजेंसियां, कि सर्टिफिकेशन जरूरी है, नेचुरल फार्मिंग जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट होगा तो आज की तारीख में किसी की हैसियत नहीं है कि गेहूं खा करके वो बता दे जैविक है कि केमिकल वाला है, ठीक है ना। तो आप कोई कहता है कि साहब देखिए मैं तो नेचुरल फार्मिंग करता हूँ, मैं सर्टिफिकेट, मेरा इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो बोले ठीक है ले आओ। ऐसे किसान हैं नहीं जो इतनी बहादुर हों, और अगर हैं भी तो फिर वो नेचुरल फार्मिंग छोड़ देते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा ये चक्कर है, तो आप बताते हैं इनको, तो फिर वो वैसे ही करता है जैसे पहले कर रहा था, लेकिन वो सर्टिफिकेट के नाम से अपना मार्केट में नेचुरल चीज़ें बेच रहा है। तो जैसे अभी वर्तमान स्थिति में, जैसे हमने बताया कि रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम थे कि मानव स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, कई ऐसे लाइलाज बीमारी से इंसान ग्रसित है। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि अब आप प्राकृतिक खाओ, अब आप शुद्ध भोजन खाओ। तब फिर बात आती है कि हम ये प्राकृतिक भोजन लाएं कहाँ से, क्योंकि सर इस बात की क्या गारंटी है कि जिस किसान को प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण मिला है, वो प्राकृतिक खेती ही कर रहा है, या जो ऐसा इंसान है जो किसी बीमारी से ग्रसित है और उसको ये सजेस्ट किया गया है कि आप प्राकृतिक भोजन खाएं, तो वो प्राकृतिक भोजन जो जहाँ से भी वो क्रय करके लेके आ रहा है वो प्राकृतिक है कि नहीं। तो सर इस पे थोड़ा सा बताएं। देखो ये जो नेचुरल है ना, एक्चुअली जो नेचुरल प्राकृतिक, ये एक वैचारिक विषय है, यहाँ साइंस नहीं है। पहले तो ये लोगों को कंफर्म कर लेना चाहिए कि नेचुरल में कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्राकृतिक का मतलब होता है कि हमारा विचार प्राकृतिक है, मैं पवित्र भाव से कोई काम करता हूँ। प्राकृतिक की गवाही वो किसान प्रोड्यूसर खुद देगा, बाय हार्ट देगा कि सर विश्वास करिए मेरा प्राकृतिक है, उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अभी बीच में सर्टिफिकेट है, तो सिस्टम की व्यवस्था क्या है कि विदाउट सर्टिफिकेशन आप कुछ काम नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। तो लोग नेचुरल फार्मिंग कम करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जुगाड़ में ज़्यादा एनर्जी डालते हैं। 3 साल तक तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ही घूमता रहता है। खेती तो उसकी नौकर चाकर उसके वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो कर रहे थे, जितना यूरिया DAP डालना था, जो जो पेस्टिसाइड डालने, सब पड़ रहा है। उसने किसी प्रकार नेचुरल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। अब आपका विषय जो उपभोक्ता है वो क्या करे बेचारा, कि जब उसको डॉक्टर ने बोला कि आप ऑर्गेनिक खाइए, तो उसकी मजबूरी है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन उठाएगा, सर्च करेगा कि मेरे सिटी में कौन सी एजेंसियां जो नेचुरल फूड प्रोडक्ट बेचती हैं, तो हर शहर में बेचने वाले हैं। इनसे जब कोई पूछता है कि तुम आखिर ये कहाँ से लाते हो, तो ये उन फार्मर्स का नाम बताते हैं। इनके पास पूरी लिस्ट है कि देखिए सर ये मेरे पास 90 किसान है जो धान उगाते हैं, ये 75 किसान है जो फल उगाते हैं, ये 40 किसान है जो सब्जी उगाते हैं, मैं तो सर उन्हीं से लाता हूँ। तो नेचुरल प्रोडक्ट आज अगर कोई ढूंढ के दिखाए बाजार में तो कहीं नहीं मिलेगा। सारे लोग नेचुरल के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, और करेंगे क्या कि जब पूरी दुनिया व्यवसायीकरण की गिरफ्त में आ चुकी है, हर व्यक्ति को तो पैसा कमाना है, किसको किसकी चिंता है। सर तो इसी पे प्रश्न ये है कि जैसे मैंने बात की कि जो सरकार की नीतियां हैं, हमारी सरकार है, वो किसानों को प्रेरित कर रही है कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें या प्राकृतिक खेती करना शुरू करें, बट सर फिर भी ऐसा क्यों है कि किसान प्राकृतिक खेती कर नहीं पा रहा है। देखो मैं किसान भाइयों से अक्सर एक बात करता हूँ कि
जिसको पीड़ा है, किसान कर्जदार है, और किसान को पहले तो ये समझना है कि मुझे कर्ज से मुक्ति कैसे मिले। मैं ज़िंदगी भर कर्ज में डूब के नहीं जी सकता। तो कर्ज से मुक्ति का जो उपाय है वो एक ही उपाय है, क्योंकि मैंने बोला खेती प्रकृति की व्यवस्था में की जाती है। हम चाहे कोई भी बीज बोएं वो ज़मीन में बोएंगे, धरती माता की कोख में बोएंगे। धरती माँ की कोख में मैंने बीज डाला, अब उसकी कोख फर्टाइल है तो वो बीज से जो जमेगा फसल होगी, यानी कि माँ के बच्चे, माँ की चिल्ड्रन है फसल, उसको पालने में समर्थ है, क्योंकि उसके पास ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा ऑर्गेनिक कार्बन है। अपने बच्चों को जितना दूध पिलाना चाहिए पिला देगी। अभी हुआ क्या है बेसिकली कि सॉइल में कार्बन की, जीवांश कार्बन की मात्रा कम हो गई, और जब सॉइल में जीवांश कार्बन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें पौधा कोई भी फसल बोएंगे, चाहे फल लगाएं, सब्जी लगाएं, धान लगाएं, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मुझे केमिकल फर्टिलाइजर डालने पड़ते, तो कुछ पूंजी चली जाती है। उसके बाद फिर उसमें कुछ बीमारियां, क्योंकि सॉइल वीक है, जब सॉइल मेरी कमज़ोर होती है तो क्रॉप में कोई बीमारी परिलक्षित होती है, उसके लिए फिर मैं फंजीसाइड डालने लगता हूँ। इधर पशुपालन कम हो गया तो क्रॉप में कोई खरपतवार दिखता है तो उसको, यही पढ़े लिखे लोग कहते हैं खरपतवार दुश्मन है, ये क्रॉप के साथ कंपटीशन करता है, इसको अगर नहीं मारोगे तो पानी पी लेगा, फर्टिलाइजर ले लेगा, सूर्य की रोशनी से कंपटीशन करेगा, तो फिर ये उसको भी मारने लगते हैं। फिर जब वो कोई इंसेक्टिसाइड, कोई कीड़ा लगता है फसल में तो उसको भी मारने लगते हैं। तो किसान का कितना पैसा गया, एक तो किसान का ढेर सारा पैसा भी चला गया, और जो मैंने केमिकल फर्टिलाइजर डाले और पेस्टिसाइड डाले तो उससे सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी, जिसको मैंने बायोडाइवर्सिटी, तुमने बोला शुरू में कि बायोडाइवर्सिटी भी वीक हो रही है। बायोडाइवर्सिटी का एग्जैक्टली है कि जितना भी जीव जगत की माया इस धरती पर, दिखने वाली और ना दिखने वाली, उसी का नाम है बायोडाइवर्सिटी। जब मैं सॉइल में कोई पेस्टिसाइड खतरनाक डालता हूँ तो सॉइल के अंदर रहने वाले मिलियंस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं। केंचुआ मरता है, तितली मरती है, मधुमक्खी मरती है, चिड़िया मरती है, सब कुछ मर जाता है। तो आज की तारीख में फिर किसान फंस जाता है और पब्लिक भी फंस जाती है, और सब लोग मूक दर्शक होकर तमाशा देख रहे हैं। और अब तो हमें ऐसा लगने लगा है, जैसे तुमने शुरू में कहा कि उपभोक्ता इस तरीके का उपज खा करके बीमार हो गया है। एक मेरे मित्र हैं जो अभी 3 साल पहले तक जब मैं केमिकल की बुराई करता था तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनसे अभी लेटेस्ट मेरी मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि सजान साहब, मैं आपके साथ अब ऑर्गेनिक मुहिम में सम्मिलित होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो उनके नियरेस्ट 2 व्यक्ति कैंसर से भी ख़त्म हो गए, और उनके गांव में 5-6 लोग कैंसर से ख़त्म हो गए, और अभी कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो मैं कई बार तो अपनी नीतियों से, बुद्धिजीवियों से, टेक्नोक्रेट से, कृषि वैज्ञानिकों से भी अपील करता हूँ कि मित्र, आखिर कब तक आप झूठ बोलेंगे किसान से? और किसान से भी कहता हूँ, कब तक आप झूठ सुनोगे? जब झूठ की दुनिया में मैं विचरण करता हूँ तो वही होता है जो हो रहा है, और जब तक मैं सत्य को आत्मसात नहीं करूँगा कि सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है। जैसे तुमने बोला कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का मूल कृषि है। ये तो तय है कि हमको अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए, शुद्ध रोटी जिसमें स्वाद भी हो, स्वास्थ्य की भी गारंटी हो, तो स्वाद की और स्वास्थ्य की गारंटी कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। कैसे? आज इस देश में जितना भी खाने पीने की सामग्रियां बिक रही हैं,
सबके पास सर्टिफिकेशन है कि ये माल शुद्ध है, शुद्धता की 100% गारंटी का माल बाजार में बिक रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं उनके पास कोई शुद्ध माल नहीं, सब अशुद्ध है। और अशुद्धता के एक और चीज़ है, मैंने बोला कि खेती में प्रोडक्शन, खाद्य पदार्थों का जितना भी प्रोडक्शन है, चाहे अनाज हो, दाल हो, तिलहन हो, सब्जी हो, फल हो, मेडिसिनल क्रॉप हो, अल्टीमेटली सॉइल से आ रही हैं। जहां मैंने सॉइल को कंटामिनेशन कर दिया, सॉइल में मतलब केमिकल के कंटामिनेशन कर दिए, सॉइल की फर्टिलिटी को वीक कर दिया, तो समझना हम चना बोएं, मटर बोएं, सब्जी बोएं, फल बोएं, अनार बोएं, केला बोएं, कुछ भी करें, जब सॉइल कंटामिनेटेड है या सॉइल में दम नहीं है, सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है, तो शुद्धता की गारंटी कैसे आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर सॉइल मेरी हेल्दी है तो मैं फिर बताऊं कि फिर किसी को कोई उपक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। खेती तो हंसते मुस्कुराते, खेती अनादिकाल से नेचर करती आई है। हम तो केवल बैल से हल लेकर के खेत जोतते थे और बीज बो देते थे, न पलेवा करते थे, न सिंचाई करते थे, न फर्टिलाइज़र डालते थे, और जो खरपतवार होते थे उनको उखाड़ के लाते थे, पशुओं को खिलाते थे, फिर उनका गोबर खेत को लौटा देते थे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सॉइल को कैसे स्ट्रांग किया जाए। सर, जैसे अभी खेती में बहुत सारे भटकाव देखने को मिलते हैं, तो जैसे प्राकृतिक खेती का जब विषय शुरू हुआ तो इसमें भी कई तरह के भटकाव शुरू हो गए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसान के दिमाग में ये एक भ्रम बैठ गया है, ये एक बात बैठ गई है कि प्राकृतिक खेती का जो उपज है वो अच्छे दाम में बिकेगा। तो अगर कोई ऐसा किसान है जो मोटिवेट हो रहा है, चाहे वो इस वीडियो के माध्यम से या फिर योजनाओं के माध्यम से या फिर जो भी नीतियाँ बनाई जा रही है उस माध्यम से, अगर कोई किसान मोटिवेट होकर के प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाह रहा है, तो सर क्या ऐसे भटकाव हैं जिनको वो छोड़ के आगे बढ़े कि वो खेती उसकी सस्टेनेबल हो जाए, संपन्न हो जाए? देखिए, भटकाव का क्या है कि जब तक वैसे तो मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में सारी दुनिया अज्ञान के मार्ग पर चल रही है। ज्ञान की तो कहीं कोई किरण दिखती नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में भटकाव ही भटकाव है। हमारी नीतियाँ भटकी हुई हैं, हमारा वैज्ञानिक भटका हुआ है, हम भटके हुए हैं, तो किसान क्यों नहीं भटका हुआ? तो सारी दुनिया भटकाव की ओर है। मैं अक्सर बोलता हूँ मित्र कि खेती, किसान भाइयों से निवेदन है कि आज की जो मेरी ये वार्ता है उसको ज़रा गौर से सुनें, और अगर उनको कहीं सत्य नज़र आए तो उस सत्य को फॉलो करें। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि किसान अन्नदाता है। समझना बात को। एक समय था जब कहा जाता था उन्नत खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, और आप गांव में बड़े बुजुर्ग अगर 70-80 साल के हों तो उनसे पूछ सकते हैं, एक वक्त था कि किसी को हाई स्कूल और इंटर पास कर लेने के बाद किसी कंपटीशन में नहीं बैठना पड़ता था और तहसीलदार बना दिया जाता था, मार्केटिंग इंस्पेक्टर बना दिया जाता था, पुलिस में इंस्पेक्टर बना दिया जाता था, और वो व्यक्ति महीना 2 महीना नौकरी करता था, छोड़ के भगाता था। क्यों? तब नौकरी में तनख्वाह बहुत कम थी और किसान बिना लागत के खेती करता था। अपना बैल, अपनी ज़मीन, अपना बीज। जब से ये एजुकेशन आई ना कि पढ़े लिखे, ढेर सारे पढ़े लिखे लोग हो गए, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर खेती नहीं करता। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहता है कि यार ये जो दुनिया में चल रहा है इसमें बिजनेस तलाशो, बिजनेस तलाशो। तो मित्र, बिजनेस बना दिए लोगों ने। एग्जैक्टली बात यह कि फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना कभी थी ना आज है। फर्टिलाइज़र की डिमांड क्रिएट की गई। पेस्टिसाइड जितने भी आप डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, इनकी ज़रूरत कभी नहीं थी ना आज है। लेकिन ये मेरे जेहन में बिठा दिया गया कि नहीं, इनकी ज़रूरत है। सिंचाई के लिए बोरिंग की ज़रूरत कभी ना थी ना आज है। लेकिन अब हर किसान बोरिंग कर रहा है, नीचे से पानी निकाल रहा है। ये मैं क्या कहता हूँ कि ये कृषि, दरअसल मैंने बोला कृषि भगवान की वास्तविक पूजा का नाम है, जिसमें प्रकृति की व्यवस्था संपन्न बनी रहे। भगवान माने है भूमि, जल, वायु, अग्नि और
आकाश। आकाश निरंतर है, अनंत है। आकाश में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सूरज बहुत दूर है, उसका मैं बाल बांका कर नहीं सकता हूँ। लेकिन पंच महाभूत में जो 3 बेसिक तत्व हैं कि भूमि, जल और जंगल, वायु, इनका मैं बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ। जमीन को मैं फर्टाइल बना दूँ या जमीन को मैं बंजर बना दूँ। बारिश का पानी कंजर्व कर लूँ या जमीन के नीचे का पानी लूट लूँ। जंगल में लगा लूँ या जंगल को काट दूँ। तो कहते हैं 3 देवता रक्षा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एग्जैक्टली मैं कई बार धर्म की बात करता हूँ, सनातन की बात करता हूँ, भगवान की बात करता हूँ, तो बहुत सारे तो बुद्धिजीवियों को, ऋषि महात्माओं को भी, संत टाइप के लोगों को भी मेरी बात थोड़ी बुरी लगती है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को भी बुरी लगती होगी, साधु महात्माओं को भी बुरी लगती होगी, कथावाचकों को भी बुरी लगती होगी। कारण क्या है कि सारे देश में जितने भी प्रोफेशन है वो सब धंधे के लिए, मतलब धर्म एक धंधा है, खेती एक धंधा है। एग्जैक्टली खेती धंधा नहीं है। जब हम इसको धंधा नहीं मानते, इसको एक पूजा मानते हैं, एक कर्म मानते हैं, तो हम धरती को बैल से जोतते हैं। शिव की सवारी है नंदी बैल। आज मैंने कहा शिव जी तुम बैल की सवारी मत करो, ट्रैक्टर की सवारी करो। शिव जी के पुत्र हैं गणेश, गणेश की सवारी है चूहा। आज मैं चूहा मार अभियान चला रहा हूं, ठीक है ना। तो जमीन यानी शिव है, और शिव ने समुद्र मंथन में शिव ने कहा कि पूरे राक्षसों से और देवताओं से कि समुद्र मंथन के बाद जितना भी विष निकले वो सब हमको लौटा देना, मैं इसको अमृत के रूप में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। तो बेसिकली पशुओं का मलमूत्र, ह्यूमन वेस्ट, चूल्हे का, किचन का वेस्ट, फसलों के अवशेष, ये सब जो हम नहीं खा सकते, ये सब हमारे लिए विष के समान है। वो मुझे धरती को लौटा देना चाहिए। शिव को जब मैं विष दूंगा तो शिव इसको कन्वर्ट करके ह्यूमस बन जाएगा, और फिर वो आपको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और आप कोई भी फसल बोएंगे तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शिव के नीचे जो शिव की बारात है, जिसको मैं कहता हूँ बायोडाइवर्सिटी, जब सॉइल की बायोडाइवर्सिटी स्ट्रांग होगी तो सॉइल आपकी क्रॉप में ना कोई बीमारी लगेगी, ना कोई इंसेक्ट लगेगा, तो ना इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी और ना फंजीसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। पशुपालन से अगर आपकी मोहब्बत है, पशुओं से, खेती के साथ चूँकि पशु भी ज़रूरी है, तो पशु अगर पालते हो तो जो भी वीड्स लगते हैं आप जाएंगे उनको उखाड़ के लाएंगे और अपने पशुओं को खिलाएंगे। गोबर हो जाएगा, गोबर खेत में लौटा देंगे। बारिश का जब सॉइल में, शिव में जब जितना ज़्यादा कार्बन हो जाएगा तो नो डाउट ये पानी की डिमांड भी इनकी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व करके रोक लेने, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो डिपेंड करती है कि कार्बन की मात्रा कितनी है। तो कार्बन की मात्रा सॉइल में हो जाएगी तो बार बार आपको पानी भी नहीं देना पड़ेगा। और पानी ना देने की बात, जैसे अभी कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे संभव है पानी ना देना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ जरा 40 साल 50 साल पीछे लौट जाओ। रबी में गेहूं की खेती तो देश में होती नहीं थी। जौ होता था, चना होता था, मटर होता था, मसूर होता था, राई होती थी, अलसी होती थी। ना कोई पलेवा करता था और ना कोई सिंचाई करता था, और फसल हो जाती थी। तो मित्र, मेरी जो बात है कि मैं किसान से एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखो, आप सोचो कि कृषि वैज्ञानिक को अकल आएगी तो पता नहीं कब आएगी, जब तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। नीतियों को कब ये बात समझ में आएगी मुझे मालूम नहीं, बुद्धिजीवियों को कब समझ में आएगी मुझे मालूम नहीं। आप भुक्तभोगी हो, आप खेती करते हो, अन्नदाता हो, दुनिया का पेट पालते हो, उसी से अपनी भी जीविका चलाते हो, अपने बाल बच्चों का जो है पालन पोषण करते हो। तो आपका फर्ज है कि मैं कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे कम करूं। खेती में जो विषय शुरू किया था मांडवी जी ने, वो यही था कि किसान कर्जदार है, जमीन बंजर होने के गार पर है, भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, और उपभोक्ता बीमार है। होना तो ये चाहिए कि देश की समस्त जनता को, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सबका जिम्मेदारी है कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सब लोग मिल कर के सोचें
और चलो सब लोग ना सोचें, किसान की ड्यूटी है कि आप अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, इस बारे में आप सोचिए। आप भूगर्भ जल का दोहन कैसे रोकेगा, इस बारे में आप सोचिए। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई आपदा आएगी तो किसान पर आने वाली है, गरीब पर आने वाली है। तो किसान को इस बात की चिंता करनी है। सर, अंत में मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती में आपका अनुभव काफ़ी सालों का है और आपने इस खेती को बदलते हुए अपनी आँखों से देखा है। तो जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं सर, उनको आप अगर कोई संदेश देना चाहें, 2 लाइन में, 2 शब्दों में कुछ बताना चाहें? मैंने बोला प्राकृतिक खेती के मूल में हमारी सॉइल की फर्टिलिटी। देखिए, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सॉइल की फर्टिलिटी, धरती माँ, मैं बार बार कहता हूँ, माँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। देश का किसान 2 एकड़ का किसान है, 4 एकड़ का किसान है, 10 एकड़ का किसान है, 20 एकड़ का किसान है, उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है कि वो अपनी उस 10 एकड़ का जो लैंड का टुकड़ा है उसको माँ मान ले, माँ मान ले। और जब माँ मान लेगा तो माँ के साथ क्या बिहेव करना है? कोई अपनी माँ को जहर पिलाएगा, कोई अपनी माँ के नीचे जमीन में छेद करके 250 फुट से पानी निकालेगा। माँ जो आवरण, वृक्षों का आवरण धारण किए हुए वो पेड़ काटेगा। इस धरती में जो जीव जंतुओं की माया, माँ तो सबको पालने का प्रयास कर रही, तुम उन जीवों को मारोगे। मित्र, मनुष्य को अधिकार नहीं है, परमात्मा ने अधिकार नहीं दिया है कि परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था में से किसी भी जीव को मैं मारूं। आज की तारीख में हम जीव जंतुओं को दुश्मन मानते हैं और उनको मारने का प्रयास करते हैं। कभी सोचा है आपने, कभी उस परमात्मा पर विचार करना जिस परमात्मा ने वो जीव जंतु बनाए, क्यों बनाए? तो कोई ना कोई कारण होगा। यहाँ कोई भी जो इकाई है वो अकारण नहीं है। हमें जड़ जगत की और चेतन जगत की किसी भी इकाई को मारने का प्रयास नहीं करना है। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है। तो एग्जैक्टली क्या है कि प्राकृतिक खेती के क्या तौर तरीके? कुछ नहीं है, विचारों की खेती। हमने अपने मन में विचार लिया कि ये सब संपूर्ण माया परमात्मा की है। इसमें 2 ही प्रकार की इकाइयाँ हैं, जड़ जगत और चेतन जगत। और सबसे बाद में मैं आया हूँ, तो मैं इन्हीं के साथ मिल करके रहूँगा। जियो और जीने दो का सिद्धांत है। सारी वनस्पतियाँ जिएं और खेती का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस धरती के सभी प्राणी, सभी जीव जंतु निरोगी और स्वस्थ बने रहें और उसी में मेरा जैसे भी काम चले, जितना भगवान ने दिया उस पर संतुष्ट हो जाना और उसको प्रसाद समझ करके खा लेना, बस इतनी सी बात है। नमस्कार। हो गया पूरा कि नहीं? हो गया। हो गया, नहीं तो हम लोग